नमस्कार। आज बात करते हैं नेता की जो अभी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। बात है ज्योतिरादित्य सिंधिया की। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 4 महीने पहले ट्विटर पर अपना बायोडाटा बदला था। पूर्व मंत्री और सांसद से जनसेवक और क्रिकेट प्रेमी हो गए थे। उन्होंने पहले अपना जो स्टेटस रखा था पूर्व मंत्री, फिर और उन्होंने रखा सांसद, और सांसद से वो जनसेवक और जनसेवक से क्रिकेट प्रेमी हो गए थे। तब कांग्रेस ने कहा था कि इसको अन्यथा न लिया जाए। ज्योतिरादित्य ने अब अपना स्टेटस बदल लिया है। लिटरली होली के मौके पर कांग्रेस का रंग फीका था। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार पर तलवार लटकी हुई थी। कमलनाथ कब तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहते, इसका कोई ठिकाना नहीं था। इनकी क्या कहानी है? ज्योतिरादित्य ग्वालियर के सिंधिया खानदार के वारिस हैं। 2002 में पहली बार गुना से वो सांसद बने थे। 2019 के चुनाव में उन्हीं के एक सिप सलाहकार ने गुना की सीट से उनको बेदखल कर दिया था। इसके पीछे भी एक रोचक कहानी है, इसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे। फिलहाल 2018 में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में सरकार बनाई। ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम सीएम कैबिनेट के तौर पर उभर कर सामने आया था, लेकिन पार्टी ने कमलनाथ पर भरोसा दिखाया, जिसके बाद से राज्य की पॉलिटिक्स में ज्योतिरादित्य और कमलनाथ के बीच तनाव चल रहा था। ग्वालियर में एक जय विलास महल है। ये महल आज़ादी के बाद रजवाड़ों की राजनीति का गढ़ हुआ करता था। ये महल ग्वालियर के आखिरी महाराज जीवाजीराव सिंधिया का था। आज़ादी के बाद ग्वालियर और आसपास के रियासतों को जोड़कर एक रियासत मध्य भारत बनाया गया। मध्य भारत के पहले राज प्रमुख बने जीवाजीराव सिंधिया जी को 31 अक्टूबर 1956 को इन शाही रियासतों को मिलाकर मध्य प्रदेश राज्य का निर्माण हुआ था। 31 अक्टूबर 1956 को 1957 में पूरे देश में चुनाव होने थे। मध्य प्रदेश में ग्वालियर रियासत की तूती बोलती थी, इसलिए कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि जीवाजीराव उनके टिकट पर चुनाव लड़े, लेकिन जीवाजीराव राजनीति में नहीं आना चाहते थे। बहुत समझाने बुझाने के बाद जीवाजीराव की पत्नी राजमाता विजयराज सिंधिया ने चुनाव लड़ने का फैसला किया। विजयराज सिंधिया ने 1957 के चुनाव में हिंदू महासभा के कैंडिडेट को 60,000 से अधिक वोटों से हरा दिया। इस तरह से सिंधिया परिवार लोकतंत्र के अखाड़े में कूदने की शुरुआत कर चुका था। 1960 के दशक की शुरुआत में राजमाता विजयाराजे सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डीपी मिश्रा के बीच तनातनी बढ़ गई। 1966 में राजमाता ने कांग्रेस की सदस्यता छोड़ दी और 1967 के चुनाव में वो निर्दलीय लड़ी और चुनाव जीती भी। एक साल की शुरुआत 1971 का साल सिंधिया परिवार के लिए कई मायनों में खास था। 1971 का साल 1971 में राजमाता ने अपने बेटे माधवराव सिंधिया को चुनावी मैदान में उतारा। माधवराव ने गुना सीट से लोकसभा का चुनाव जीत लिया। वे 26 साल की उम्र में सांसद बन गए। 26 साल की उम्र में एक और सांसद बने थे, योगी आदित्यनाथ जी। हम बात कर रहे हैं फिलहाल ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की। इसी साल इंदिरा गांधी ने राज परिवारों को मिलने वाला आजीवन वेतन यानी कि प्रीवी पर्स खत्म कर दिया। राजमाता विजयराज सिंधिया खूब नाराज हुई। इसी साल सिंधिया परिवार को नया वारिस मिला था। 1 जनवरी 1971 को बॉम्बे में माधवराव के घर ज्योतिरादित्य का जन्म हुआ। वही ज्योतिरादित्य जिनकी वजह से मध्य प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया है। जब 1975 में देश में आपातकाल लगा, राजमाता को कुछ दिनों तक जेल में भी रहना पड़ा। माधवराव किसी तरह से नेपाल भाग गए थे। आपातकाल के बाद हुए चुनाव में राजमाता ने चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन माधवराव ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीते भी। 1989 में जनता पार्टी में कलह मची और सरकार गिर गई। 1980 में चुनाव होने थे। इसी दौरान राजमाता को बड़ा झटका लगा। माधवराव सिंधिया ने 1980 में कांग्रेस की सदस्यता ले ली और इसके बाद मां बेटे में कभी नहीं बनी। इस वजह से राजमाता विजयाराजे और माधवराव सिंधिया में झगड़ा हो गया था। ये झगड़ा इतना बड़ा कि राजमाता ने अपनी वसीयत में से माधवराव को बाहर निकाल दिया था।
उन्होंने अपनी वसीयत में यहाँ तक लिख दिया था कि माधवराव उनका अंतिम संस्कार नहीं करेंगी। 1980 के चुनाव में जनता पार्टी की करारी हार हुई। उसी साल भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। राजमाता विजयाराजे सिंधिया को पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया गया। इधर दूसरी तरफ माधवराव सिंधिया अपनी राह चलते रहे। संजय गांधी की मौत के बाद उनकी दोस्ती राजीव गांधी के साथ गहरी होती गई। 1984 में उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को ग्वालियर सीट से 2 लाख से अधिक वोटों के अंतर से हराया और राजीव गांधी की सरकार में रेल मंत्री बने। माधवराव सिंधिया 1990 से 1993 माधवराव अपने पॉलिटिकल कैरियर में नई ऊंचाइयां छूते जा रहे थे। इधर ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने जीवन में व्यस्त थे। मुंबई के कैंपियन स्कूल और देहरादून के दून स्कूल से पढ़ाई करने के बाद वे हार्वर्ड गए। वहां से इकोनॉमिक्स में बीए करने के बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमबीए की डिग्री ली। 1993 में भारत लौटे। 1994 में उनकी शादी प्रियदर्शनी राज्य से हो गई। 1995 में वे पिता भी बन गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लगभग 4.5 सालों तक संयुक्त राष्ट्र और मॉर्गन स्टैनली जैसी नामी गिरामी संस्थानों में काम किया है। इन्हें एक्सीडेंटल नेता भी कहा जा सकता है। माधवराव सिंधिया 30 सितंबर 2001 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक रैली थी। दिल्ली से एक स्पेशल विमान उड़ा 8 मुसाफिरों को लेकर, लेकिन मैनपुरी पहुंचते पहुंचते विमान में आग लग गई और ये विमान भैंसरोली गांव के पास एक खेत में गिर गया। गांव वालों ने कीचड़ वगैरह डालकर किसी तरह आग बुझाई, लेकिन किसी भी मुसाफिर को जिंदा नहीं बचाया जा सका। इस विमान में दिग्गज कांग्रेस नेता और उस वक्त के गुना के सांसद महोदय माधवराव सिंधिया भी सवार थे। पिता की अचानक हुई मौत की वजह से ज्योतिरादित्य सिंधिया को राजनीति में आना पड़ा। अगले बरस लोकसभा के उपचुनाव हुए, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 1 लाख से अधिक मतों के अंतर से जीत हासिल की। इसके बाद से गुना सीट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का कब्जा रहा। लगातार 4 बार वे गुना से चुनाव जीते। 2014 के मोदी लहर में कांग्रेस पूरे मध्य प्रदेश में सिर्फ 2 सीट बचा पाई थी। एक सीट कमलनाथ ने जीती थी, दूसरी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जीती थी। 2018 में कांग्रेस ने शिवराज सिंह चौहान को लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री बनने से रोक दिया। इसमें ज्योतिरादित्य लीड रोल में थे। वो सीएम बनने के प्रबल दावेदार थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हीं के एक चीफ सलाहकार केपी यादव ने उनको चारों खाने चित कर दिया। वहीं केपी यादव, जो कभी सिंधिया के सांसद प्रतिनिधि होते थे और साल भर पहले ही भाजपा में आए थे। अब बात करते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में आने की। बीजेपी ने राज्यसभा के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया था। 3 घंटे पहले ही पार्टी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश से टिकट दिया गया। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटें खाली है। मध्य प्रदेश से बीजेपी के प्रभात झा और सत्यनारायण जटिया और कांग्रेस के दिग्विजय सिंह का कार्यकाल खत्म हो रहा है। इन्हीं में से एक सीट के लिए सिंधिया को टिकट दिया गया था। सिंधिया 11 मार्च को ही बीजेपी में शामिल हुए थे। उन्होंने जेपी नड्डा की मौजूदगी में सदस्यता ली। वे 18 साल तक कांग्रेस में रहे और 4 बार लोकसभा सांसद रहे। बीजेपी ने अपने और सहयोगी दलों के 2 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। कहा जाता है सिंधिया ने राज्यसभा के लिए कांग्रेस को छोड़ा था। सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने की एक वजह राज्यसभा की टिकट की गारंटी न मिलना भी बताई जाती है। मीडिया में ऐसी खबरें आई कि कांग्रेस सैफ सीट दिग्विजय सिंह को देना चाहती है। वही ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनाव में उतरना पड़ता। कांग्रेस क्रॉस वोटिंग होती तो सिंधिया हार भी सकते थे। एक दिन पहले जब सीएम कमलनाथ से पूछा गया था कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा जा रहे हैं, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। इसके एक दिन बाद सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ दी। बीजेपी में जाने के बाद सिंधिया ने क्या कहा? बीजेपी में शामिल होने के बाद सिंधिया ने कहा कि जीवन में कई मोड़ ऐसे आते हैं जो जीवन को बदल देते हैं। उन्होंने अपने जीवन की ऐसी ही 2 तारीखों का जिक्र किया। पहला 30 सितंबर 2001, इस दिन ज्योतिरादित्य के पिता माधवराव सिंधिया का निधन हो गया था। और दूसरी तारीख 10 मार्च 2020, इस दिन उनके पिता की जयंती होती है। बीजेपी में शामिल होने के बाद सिंधिया ने पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि वह उनके विजन और वादे पूरे करने की क्षमता से प्रभावित है। धन्यवाद। पॉलिटिकल किस्सों की सीरीज में आज हमने बात की है
ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की। और ये जो सारे स्रोत मैंने आपको सुनाए हैं ये इंटरनेट पर उपलब्ध स्रोत हैं। धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।